हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे जिसे हम लोग प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं। और प्रिज्म फॉर्मूला को ही हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसी को टू प्रूफ μ इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बटा साइन ए बाई 2, इसी को हम लोग प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं। फॉर अ प्रिज्म, यानी प्रिज्म के लिए आपको इसको प्रूफ करना है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर +2 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बराबर प्रिज्म फॉर्मूला आपके 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे मतलब कि एक एक छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे मान लेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब जो टॉपिक है वो सब हम नहीं लिखेंगे, हम डिस्कस कर देंगे। आप लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, हम डेट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रिज्म लेंगे और प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन लेंगे। तो हमारे पास ए बी सी प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है और ए बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और AC ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, और नीचे वाला बेस होता है तो BC बेस है। अब क्या करेंगे, यहाँ से लाइट ले जाएंगे। तो यहाँ पे लाइट ले जाएंगे तो PQ ये आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है, और QR आपका रिफ्लेक्टेड रे है और RS आपका इमर्जेंट रे है। ओके, N1 क्या है तो फर्स्ट नॉर्मल को इंडिकेट करेगा। ओके, और N2 क्या है तो सेकेंड नॉर्मल को इंडिकेट करेगा। समझ में आ गया। और डेल क्या बताएगा, तो डेल बताएगा एंगल ऑफ डेविएशन और ए क्या बताएगा, तो ये ए कोण बताएगा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, म्यू ए क्या है तो म्यू ए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, और म्यू जी क्या है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आप ये भी कर सकते हैं। प्रिज्म या ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका म्यू जी है। ओके, ये सब आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सीधे इसको प्रूफ करने के लिए। तो लिखा हुआ है हियर म्यू इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के क्या सापेक्ष। फिर डेल एम क्या बताएगा, तो डेल आपको बताएगा डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन। जब एम लग जाएगा तो मिनिमम डेविएशन बताएगा। तो डेल एम क्या बताएगा, मिनिमम डेविएशन बताएगा। अब हम लोग सीधा आएंगे फिगर में, तो कराएंगे फ्रॉम फिगर से देखेंगे तो एंगल RQT, तो T यहां पे आपका है RQT। तो RQT ऑब्जर्व करने के पहले हम लोग डिस्कस में लेंगे I1 के बारे में, R1 के बारे में, R2 के बारे में, I2 के बारे में। ओके, तो ध्यान देंगे सबसे पहले I1 क्या है तो AB सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है और R2 क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। किस सरफेस के लिए, तो AB फेस के लिए या सरफेस के लिए। फिर AC जब आप पृष्ठ लेंगे, AC आप क्या लेंगे, सरफेस लेंगे या फेस लेंगे, तो R2 इंसिडेंट रे है और I2 ठीक है रिफ्लेक्टेड रे है। अगर कंप्लीट लेंगे तो I1 इंसिडेंट रे, R1 रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ पे I2 को हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और R2 आपका एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ दो बार रिफ्लेक्शन की क्या हो रहा है, घटना घट रहा है। तो अलग अलग फेस में लेंगे तो अलग अलग आप नाम बोलेंगे और एक साथ लेंगे तो आप ये और ये पर ज्यादा कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास ट्रायंगल कौन है, तो ट्रायंगल है आपका एंगल है, तो एंगल कौन है RQT। तो देखिए RQT ये अंदर वाला पोर्शन को लेना है। तो इसमें ये कोण निकालिए जो हम डबल अंडरलाइन किए। तो ध्यान देंगे ये पूरा ये वाला कोण I1 है, तो यहां से लेकर यहां तक यानी पूरा I1 ही होगा और नीचे यहां से लेकर यहां तक R1 है। तो ये वाला जब हम लोग निकालेंगे, तो ये वाला जब निकालेंगे तो पूरा कितना है I1 और ये वाला कितना R1, तो ये निकालना है हमको, तो पूरा में से घटा देंगे तो I1 माइनस R1 यहां से लेकर यहां तक होगा। ओके, कैसे, तो दो रेखा क्रॉस कर
करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होती है, यानी VOA। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये I1 है तो पूरा I1 होगा, परंतु इसमें से इतना वाला पोर्शन R1 है तो हम लोग ये वाला निकालेंगे तो I1 माइनस R1 तो ये निकल जाएगा। ओके, इसी प्रकार देखेंगे तो ये देखा यानी ON2 और एक आपका लाइन है S और फिर क्या T, ये वाला पॉइंट T है। ST देखेंगे तो यहाँ भी दो रेखा क्रॉस कर रहा है S से और S से, तो ये पूरा I2 है तो यहाँ भी ये पूरा I2 ही होगा, परंतु नीचे वाला कितना है R2, तो ये वाला कितना होगा, तो ये वाला I2 माइनस R2 होगा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं, सबसे पहले ये वाला अंदर वाला एंगल को कैलकुलेट किए हैं। तो यही हम लोग का लिखा हुआ है एंगल RQT इक्वल टू, ये कौन ले रहा है I1 माइनस R1 यूजिंग VOA कंसेप्ट, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल सम्मुख कोण का कंसेप्ट लिए हैं। इसी प्रकार QRT तो देखेंगे QRT तो ये कितना होगा आपका I2 माइनस R2। ओके, फिर देखेंगे तो ट्रेंगल TQR ये अंदर वाला ही ट्रेंगल है। ओके, तो ट्रेंगल में देखेंगे तो ये वाला एक्सटर्नल एंगल है, यानी बाहरी कोण है। तो जो बाहरी कोण हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो थ्योरम होता है एक्सटर्नल एंगल जो होता है किसी ट्रेंगल का, ट्रेंगल के दो कोइंटेरियल एंगल के सम के बराबर होता है। तो यही हम लोग यूज करेंगे। डेल इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़ेंगे, तो ये है डेल इक्वल टू ये वाला कोण कितना है तो I1 माइनस R1 प्लस ये वाला कोण कितना है तो I2 माइनस R2। तो ये कोण ऐड करेंगे तो ये कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू सम ऑफ कोइंटेरियर एंगल ऑफ ट्रेंगल। समझ में आ गया, किसी ट्रेंगल का बाहरी जो कोण होता है वो ट्रेंगल के अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है, या इंटरनल या इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है एक्सटर्नल कोण। ठीक है, तो यहां से देखेंगे डेल निकालेंगे तो देखिए I1 है यहाँ I2 है, तो ये प्लस में तो एक साथ कर लेंगे तो I1 प्लस I2, और यहाँ माइनस में तो माइनस का कॉमन करेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। ओके, तो इसको फर्स्ट समीकरण हम लोग ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर देखेंगे क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल ध्यान से देखेंगे AQOR। तो देखेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म है QOR, तो यहाँ ऑलरेडी 90 डिग्री कोण बढ़ रहा है क्योंकि नॉर्मल है फर्स्ट नॉर्मल, और यहाँ भी तो 90 डिग्री कोण बढ़ रहा है तो ये सेकेंड नॉर्मल। तो यहाँ 90 है तो अंदर भी तो 90 बनेगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, तो यहाँ भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 बनेगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 बनेगा, ये 90 और ये O कोण और T कोण A कोण। ओके, तो यहाँ देखेंगे जब चतुर्भुज में चारों कोणों को हम लोग ऐड करते हैं, तो जब चारों कोण को हम लोग जब ऐड करते हैं तो 360 के इक्वल होता है, यानी 360 के इक्वल होता है। तो ये हम लोग क्या लिखे हैं A, मतलब ये वाला कोण प्लस यहाँ पे 90 कोण बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 90 प्लस, फिर ये वाला कोण O है तो O, फिर प्लस, फिर ये वाला 90 बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 90 इक्वल टू 360, मतलब चारों एंगल को ऐड करेंगे तो 360 आएगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। ओके, अब यहाँ से AO निकालेंगे तो 90 180 हुआ, ये वाला उधर में देंगे तो 360 में से घटेगा तो A प्लस O इज इक्वल टू 180, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। ओके, फिर इसी तरह हम लोग देखेंगे किसमें तो इन ट्रेंगल QOR QOR एक ट्रेंगल है छोटा सा, तो किसी भी ट्रेंगल का जो तीनों एंगल होता है इसको ऐड करने पर 180 आता है। तो देखिए QOR ट्रेंगल है तो R1 प्लस R2 प्लस O 180 के बराबर होगा, यानी 180। तो ये देखिए R1 प्लस R2 प्लस O, ये तीनों को ऐड करेंगे तो 180 आया, इसको थर्ड कर देंगे। और सेकेंड थर्ड को देखेंगे तो RHS दोनों सेम है, तो फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड से LHS बराबर कर देंगे। तो ये है फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तो LHS सेकेंड का कितना है A प्लस O। ओके,
और थर्ड वैल्यू कितना है, तो यहाँ है R1 प्लस R2 प्लस O। तो दोनों बराबर कर देंगे इक्वल, क्योंकि R इक्वल है, तो दोनों इक्वल कर दिए, तो O से खत्म हो जाएगा, एक रिलेशन आएगा A इक्वल टू R1 प्लस R2। और इसी को हम लोग पलट कर लिखेंगे, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू A, ये चौथा इक्वेशन होगा। R1 प्लस R2 इक्वल टू A चौथा इक्वेशन हुआ। फिर इसका वैल्यू हम लोग फर्स्ट समीकरण में भरेंगे। R1 प्लस R2 देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है, R1 प्लस R2 के वैल्यू यहाँ भरेंगे, तो ये लिखा हुआ पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 इन फर्स्ट। तो ठीक है, फर्स्ट लिखेंगे तो डेल इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है, माइनस R1 प्लस R2, तो इसके ऊपर कितना भराएगा, इसके ऊपर A भराएगा, तो इसके ऊपर A भर दिए और A को लेफ्ट साइड लाएंगे, और डेल प्लस A इक्वल टू I1 प्लस I2, इसको हम लोग पांचवा इक्वेशन मान लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ और यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे स्नेल्स का नियम यूज करेंगे, तो ये पॉइंट पर स्नेल्स का नियम यूज करेंगे, फिर हम लोग इस पॉइंट पर स्नेल्स का नियम यूज करेंगे। ओके, तो ध्यान देंगे, लिखेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ। क्या लिखेंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो यहाँ आसपास एयर है, तो एयर है तो मतलब रेयर मीडियम है, ओके, और ये ग्लास है, प्रिज्म ग्लास का बना होता है, ये डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे लाइट R से D में जाएगा, यानी रेयर से डेंसर में जाएगा, और जब ये पॉइंट लेंगे तो लाइट डेंसर से रेयर में आएगा। ओके, तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, R से D, इसका अर्थ हुआ R to D, यानी रेयर से डेंसर में लाइट एंट्री कर रहा है, रेयर से डेंसर में एंट्री कर रहा है। तो साइन I बटा साइन R इक्वल टू, ऐसे नहीं यूज करते हैं, तो साइन तो रहेगा I मतलब I1 होगा, R मतलब R1 होगा। ओके, क्योंकि ये वाला R1 था, यहाँ से ये वाला छोटा सा कोण था, तो यही है साइन I1 बटा साइन R1। और फाइनली जिस मीडियम में लाइट जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो प्रिज्म में जा रहा है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू जी। कितना था, म्यू जी, यानी म्यू जी। और हवा से आ रहा था तो म्यू ए था, तो म्यू जी ऊपर लिखाएगा, क्योंकि फाइनल लाइट प्रिज्म में जा रहा है, और हवा से आ रहा है तो नीचे लिखाएगा। और कंबाइन करते हैं, तो जिससे आ रहा है वो ए पहले लिखाएगा, जिसमें जा रहा है वो बाद में लिखाएगा। तो हवा से आ रहा था, ग्लास में जा रहा था, तो ए जी और म्यू का म्यू। ओके, तो साइन I बाय साइन R, यानी साइन R1 साइन I1 बाय साइन R1 इक्वल टू म्यू जी ए। अब हम लोग यही फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पे लाइट D से R में जा रहा है, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो कितना होगा, I का रोल प्ले करेगा R2 और R का रोल प्ले करेगा I2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला लाइट इंसिडेंट पे होगा और ये वाला लाइट रिफ्लेक्टेड पे होगा। तो हम लोग I2 को, सॉरी यहाँ पे R2 है, तो R2 को इंसिडेंट ले लेंगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और I2 को क्या लेंगे, तो I2 को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेंगे। ओके, तो देखिए साइन R2, तो R2 बाय साइन I2, तो I2, क्योंकि ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन का रेशियो हो गया। लाइट फाइनली कहाँ आ रहा है, एयर में, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है, बाय कहां से आ रहा था, तो प्रिज्म से, तो म्यू जी। और कंबाइन करेंगे तो ग्लास से आ रहा था, यानी प्रिज्म से आ रहा था, तो जी यहां लिखाएगा, और हवा में जा रहा था तो ए यहां लिखाएगा, और म्यू का म्यू। ओके, और दोनों को हम लोग पलटेंगे, दोनों को जैसे ही पलटेंगे तो साइन I2 ऊपर जाएगा और बाय साइन R2 नीचे आएगा, तो ये पलटेगा तो 1 बाई इतना हो जाएगा, ठीक है। और 1 बाई इतना को हम लोग म्यू जी ए कर सकते हैं, कैसे, तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट यही है कि लाइट रेयर से डेंसर में जाए, फिर डेंसर से रेयर में आए, तो दोनों का डिफ्रेक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट 1 होता है, इसीलिए यहां से 1 बाई क्या लिखेंगे, तो 1 बाई हम लोग इसको बटा में ले जाएंगे, तो 1 बाई म्यू ए जी इक्वल टू म्यू जी ए होगा। तो इसके जगह पर हम लोग ये भरेंगे, तो इसके जगह पर हम लोग ये भर दिए, तो देखेंगे म्यू जी ए और म्यू जी ए दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं म्यू जी ए इक्वल टू, तो म्यू जी ए इक्वल टू साइन I1 बटा साइन R1 इक्वल टू, फिर इसी तरह साइन I2 बटा साइन R2,
तो ऐसे लिख सकते हैं और सबको हम लोग कौन सा समीकरण मानेंगे, छठा। अब हम लोग एक ग्राफ के द्वारा और डिटेल समझते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है इफ वी कंसीडर अ ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन का एक हम लोग ग्राफ यहाँ पे देखेंगे। तो ग्राफ आपका यही है, ठीक है। ये वाला आपका पॉइंट है जो यहाँ O है, एक्स एक्सिस है, और O y है, y एक्सिस है, और दोनों का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे बनता है पैराबोला का शेप में। ओके, तो ये ग्राफ हम लोग का है, ठीक है। तो ग्राफ में ध्यान से देखेंगे तो ये वाला y एक्सिस जो है एंगल ऑफ डेविएशन को बताएगा, यानी विचलन कोण का अक्ष है, और O x यानी x एक्सिस जो है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताएगा, यानी आपतन कोण का अक्ष है। ओके, तो ध्यान से आप ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग डेले में यहाँ है, ये वाला पॉइंट को डेले में लेंगे और ये वाला पॉइंट यानी समान डिस्टेंस लेंगे, मतलब ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। तो देख लीजिएगा या इक्वल होनी चाहिए। तो इस ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे आप, तो ये ग्राफ एंगल जैसे जैसे आई का बढ़ेगा, इसी को हम लोग आई कहते हैं, इसी को हम लोग डेल कहते हैं, ऊपर वाला को। तो आई का वैल्यू बढ़ेगा तो डेल का वैल्यू घटेगा, फिर आई का वैल्यू बढ़ेगा तो डेल का वैल्यू बढ़ेगा। यही ग्राफ में ऑब्जर्व करना है। तो लिखा हुआ है हियर वी ऑब्जर्व दैट, यहां हम लोग ऑब्जर्व किए, प्रेडिक्शन किए, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, जब ग्राफ में एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ऐसे हम लोग बढ़ते हैं, यानी बढ़ता है, यानी आई का वैल्यू ग्राफ में बढ़ता है, मतलब ऐसे आप जैसे जैसे बढ़ेंगे तो कहां से कहां बढ़ते हैं, I1 से I। तो देखेंगे यहाँ I1 यहाँ है और I यहाँ है, तो I1 से I बढ़ते हैं ग्राफ में, ठीक है। तो ग्राफ देखेंगे ऊपर से घट रहा है, जब ऊपर से डिक्रीज कर रहा है ना, तो I का वैल्यू तो बढ़ रहा है, क्योंकि अक्ष से राइट साइड जितना जाएगा तो I का वैल्यू बढ़ते जाता है, परंतु ग्राफ नीचे ढल रहा है ना, यहाँ है I1 और धीरे धीरे डाउन आ रहा है। तो यही बात लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीजेस देन एंगल ऑफ डेविएशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस, इन एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण घटता है। ओके, फिर कह रहा है कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन इंक्रीजेस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को दोबारा हम लोग बढ़ाते हैं, यानी I से फिर क्या I2 की ओर, तो I से I2 फिर बढ़ा, तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ जा रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ये कह रहा है डेल ग्रेजुअली इंक्रीजेस, यानी डेल का वैल्यू भी बढ़ जा रहा है। तो आप देखिए सबसे मिनिमम पॉइंट आप देखेंगे तो मिनिमम पॉइंट ये है जहां पे I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू दोनों सेम होगा। ओके, तो ये मिनिमम डेविएशन आपका डेले में यही होगा, और जब मिनिमम डेविएशन लेंगे तो I1 और I2 I बन जाता है और डेल M बन जाता है। ओके, यही बात लिखा हुआ है, व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मिनिमम, जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम लेंगे, अल्प लेंगे, कम लेंगे, ठीक है, तो कह रहा है कि देन तब I1 इक्वल टू I2 इक्वल I1 इक्वल टू I2, और I1 इक्वल टू I2 इसको हम लोग I मान लेंगे क्योंकि I पर ही मिनिमम डेविएशन हो रहा है। अब समीकरण फर्स्ट लेंगे, तो समीकरण फर्स्ट था डेल M प्लस A इक्वल टू I1 प्लस I2, तो यहाँ मान लिया I1 प्लस I2 इक्वल टू I मान चुकी है, तो I है दोनों का वैल्यू, तो I प्लस I हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2I होगा, तो यहाँ से I का वैल्यू निकालेंगे तो बट्टा में चल जाएगा, तो I इक्वल टू डेल M प्लस A I2। ओके, फिर इक्वेशंस हम लोग 6 लेंगे, छठा इक्वेशन लेंगे। तो छठा इक्वेशन में एक ऐसे रिलेशन था, क्योंकि स्नेल्स लॉ यूज किए थे, तो ऑलरेडी I का वैल्यू और I1 और I2 का वैल्यू I बन गया है, तो इसीलिए I1 मतलब साइन I1 बटा साइन R1 इक्वल टू साइन I2 बटा साइन R2 था, इसीलिए I1 I2 के जगह पर I हो जाएगा। तो यहाँ भी I और यहाँ भी I और नीचे सेम रहेगा, तो ये कटेगा, तो काट देंगे और फिर इसको पलटेंगे तो साइन R1 इक्वल टू साइन R2, साइन खत्म करेंगे तो R1 इक्वल टू R2 आएगा, और इसका वैल्यू हम लोग R मान लेंगे। क्या मान लेंगे? R। अब फिर इक्वेशन देखेंगे चौथा, तो चौथा इक्वेशन जब आप देखेंगे तो चौथा इक्वेशन में था R1 प्लस R2 इक्वल टू A। अब हम क्या माने? R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R।
R1 बराबर है R2 बराबर है R के, तो यहाँ पे हम लोग फिर इसका वैल्यू बढ़ेंगे, R1 की जगह पर R, R2 की जगह पर R और दोनों को ऐड करेंगे तो 2R बराबर है, तो यहाँ से एक R का वैल्यू निकालेंगे तो A/2 आएगा। ओके, छठा इक्वेशन में I और R का वैल्यू बढ़ देंगे, क्योंकि I और R हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। तो देखेंगे फ्रॉम 6 इक्वेशन था म्यू जी ए इक्वल टू साइन 1 बाय साइन I1 बाय साइन R1 इक्वल टू साइन I2 बाय साइन R2। ओके, हम लोग अभी भी कैलकुलेट किए हैं कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R है, तो यहाँ कहीं पढ़ेंगे I1 की जगह पर I, I2 की जगह पर I, R1 की जगह पर R, R2 की जगह पर R, तब कोई एक इक्वेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? म्यू जी ए इक्वल टू साइन I बाई साइन R। ओके, I और R का मान हमारे पास अवेलेबल है, तो क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ I एंड R, तो ये सेम रहेगा, तो म्यू जी ए इक्वल टू, तो म्यू जी ए को आप म्यू कर सकते हैं, ठीक है, म्यू जी ए को आप म्यू भी कर सकते हैं, तो हम लोग म्यू बराबर कर सकते हैं म्यू जी ए इक्वल टू साइन का साइन रहेगा, आई का वैल्यू हम लोग इतना कैलकुलेट किए थे, तो आई का वैल्यू कितना है? डेल एम प्लस ए बाई 2, और साइन का साइन बट्टा करके प्लस बट्टा साइन का साइन, आर का वैल्यू ए बाई टू, और इसी को हम लोग प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म फॉर्मूला, ये हम लोग प्रूफ हो गया। ओके, प्रिज्म फॉर्मूला हम लोग को ये प्रूफ करना था। अब ध्यान दें कि यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है कि म्यू जी ए को आप म्यू कर सकते हैं, ठीक है, कहीं कहीं बुक में खाली म्यू ही देगा, ये नहीं देगा। ओके, अब क्या करेंगे? एक कंसेप्ट यूज करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये होता है, बोलो कैसे? तो साइन 0 का मान 0 हो सकता है, उसी तरह एंगल कम होता है तो थीटा वैल्यू के बराबर हो जाता है, तो साइन थीटा हो सकता है इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल, यानी थीटा का वैल्यू क्या हो? वेरी वेरी स्मॉल क्या हो? एंगल हो। ओके, तो उसी प्रकार जब साइन थीटा हो गया तो साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 केवल क्या बन जाएगा? डेल एम प्लस ए बाई, ठीक है, और बाय साइन ए बाई 2 तो खाली क्या बनेगा? ए बाई 2। ओके, तो अब क्या करेंगे? ये सेम टू सेम करेंगे, म्यू जी ए इक्वल टू साइन खत्म हो जाएगा इस कंसेप्ट से, ये भी खत्म हो जाएगा इसी कंसेप्ट से, तो केवल ये बचेगा एंगल, तो ये बचेगा, तो ये एंगल, ये एंगल, फिर 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना? ऊपर वाला, फिर ये, तो डेल एम प्लस ए बाई 2, और तीसरा से गुना करेंगे तो ये वाला यहाँ गुना होगा, म्यू जी ए इंटू ए बराबर डेल एम प्लस ए, और यहां से हम लोग ए को इधर लाएंगे तो म्यू जी ए इंटू ए माइनस ए इक्वल टू डेल एम, ए का काउंट करेंगे क्योंकि सेम है, ए बाहर आएगा, म्यू जी ए माइनस 1 इक्वल टू डेल एम, अब डेल एम सीधा निकलेंगे, डेल एम इक्वल टू म्यू जी ए माइनस 1 इंटू में ए, इसी एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हो गया। और इसी को ऐसे लिख सकते हैं, केवल डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, क्योंकि इसको हम लोग म्यू कर सकते हैं, इसको हम लोग डेल कर सकते हैं। समझ गया? ये एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हो गया, समझ में आ गया?